नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। आप प्राइम एजेंडा देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर। मैं हूं अमित सिंह। जब छगन भुजबल और नारायण राणे जैसे सीनियर लीडर्स ने शिवसेना छोड़ी तो कुछ वक्त के लिए पार्टी में अशांति फैल गई। 3 साल पहले एकनाथ शिंदे के विद्रोह के चलते शिवसेना में एक बार फिर बंटवारा हुआ। इससे यह बहस भी शुरू हो गई कि आखिर कौन सी शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है। लेकिन अतीत में हुए एक विद्रोह ने शिवसेना में भावनात्मक तूफान पैदा कर दिया। वो विद्रोह था राज ठाकरे का। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार यह चर्चा रही कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे किसी न किसी वक्त एक साथ जरूर आएंगे। बीते दिनों दोनों तरफ से नेता, कार्यकर्ता और उनके आसपास के रिश्तेदारों के बयानों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दोनों नेता साथ आ सकते हैं। हालांकि यह पहली मर्तबा है जब दोनों नेताओं ने इस मामले पर खुलकर टिप्पणी की है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या दोनों सचमुच एक साथ आएंगे। सवाल यह भी है कि अगर वो साथ आएंगे तो क्या गठबंधन बनाएंगे या फिर एक ही संगठन में रहकर लड़ेंगे। इस बात को लेकर भी सवाल और संभावनाएं पैदा हो गई कि क्या आने वाले नगर निगम चुनावों में दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। 19 अप्रैल को इन दोनों नेताओं के एक साथ आने की चर्चा फिर से शुरू होने की वजह दोनों नेताओं के दिए बयान है। राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ते वक्त कहा था कि उन्हें विट्ठल से कोई शिकवा नहीं, बल्कि उनके आसपास मौजूद बुरे लोगों से शिकायत है। यहां विट्ठल से उनका आशय तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से था। इसके बाद राज ठाकरे ने शिवसेना के लिए जय महाराष्ट्र का नारा दिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन हुआ। लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र की चुनावी तस्वीर और तासीर बदलती दिख रही है। भाई साथ आए तो महायुति और महाअघाड़ी का क्या होगा, यही जानना है, यही समझना है अगले 1 घंटे लगातार। लेकिन पहले संजय निरुपम का वो बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं ये दोनों भाई कभी साथ नहीं आएंगे। बयान फिर डिबेट। मुझे लगता है ये दोनों भाई पूरे महाराष्ट्र को बेवकूफ बना रहे। मेरी भविष्यवाणी है कि दोनों भाई कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, और अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो तो मैं कह देता हूं कि दोनों भाई कभी साथ आए भी तो दोनों को नुकसान होगा, दोनों को घाटा होगा। क्योंकि आज जो राज ठाकरे को जो वोट मिलता है वो एंटी उद्धव ठाकरे मराठी वोट मिलता है। जैसे ही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाएंगे, एंटी उद्धव ठाकरे वोट राज ठाकरे को नहीं मिलेगा। वो वोटर एक दूसरा पर्याय ढूंढेगा, दूसरा विकल्प ढूंढेगा। वो हमको मिलेगा या फिर बीजेपी के पास जाएगा, कांग्रेस के पास भी जा सकता है। बिल्कुल उद्धव ठाकरे को एंटी राज ठाकरे वोट मिलता है, मराठी वोट की बात मैं कर रहा हूं। तो जैसे ही हाथ मिलाएंगे वैसे ही जो एंटी राज ठाकरे वोट है उनको नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि उन्होंने हाथ मिला लिया तो वो कोई और रास्ता ढूंढेगा। रह गई बात, संभवतः मैंने सुना है कि राज ठाकरे इससे ऐसी कोई शर्त रख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे तो साथ में नहीं आएंगे। क्या आज उद्धव ठाकरे के पास इतना गट्स है कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दे? अच्छा, उद्धव ठाकरे को भी सोचना पड़ेगा। राज ठाकरे जो एंटी नॉर्थ इंडियन ट्रेंड चलाते हैं उनसे हाथ मिला, क्या उनको फायदा होने वाला है? तो कुल मिला के महाराष्ट्र में सिर्फ हेडलाइन बनाने का काम ये दोनों भाइयों की तरफ से चल रहा है। अगर सचमुच सीरियस है तो उनको रोक कौन रहा है? दादर से लेकर बांद्रा के बीच दूरी कितनी है? कुछ किलोमीटर की। तो ये एक तमाशा है, दिखावा है। इसका राजनीतिक रूप से इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत का सबसे प्रभावशाली अगर कोई हिस्सा है तो बाला साहब ठाकरे हैं, शिवसेना है, उनकी लेगेसी है, उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उससे हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ बदल जाएगा अगर ये दो भाई साथ आते हैं, जिनकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। जी हां, स्वागत कर रहे हैं वसीम खान, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है वसीम साहब आपका। डॉक्टर पवन डोंगरे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिलिंद चौहान, प्रवक्ता एसएस शिवसेना यूबीटी गुट से हैं। पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल वसीम खान से होगा। वसीम खान साहब, शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे गुट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना,
ये दोनों भाई अगर साथ आ गए तो महाआघाड़ी और महायुति का क्या होगा? बीजेपी, कांग्रेस और ये तमाम पार्टियां हाशिए पर चली जाएंगी अगर ये दोनों भाई मिलकर चुनावों में मैदान में उतरते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? यदि देखो ये खबर जो है इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितना ये पुख्ता खबर है, अच्छा हमारा खबर है। लेकिन यदि कोई भी दो दल महाराष्ट्र के हित के लिए एक साथ में आते तो मुझे लगता है उनकी स्वीकार्यता जरूर बढ़ती। लेकिन जब कोई दल अपने हित के लिए, अपनी कोई भी राजनीति पाने के लिए एक साथ आए तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है जी कि ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करना है। और आज महाराष्ट्र जो है विकास की मुख्य धारा में तेजी से जुड़ा है, विकास के पथ पर अग्रसर है। तो ऐसी कोई भी भाई या ऐसी कोई भी दल एक साथ आ जाए हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकते। हमारी नीति साफ है, हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है। हमारे लिए सत्ता केवल सेवा का माध्यम है, इसलिए हमारी विचारधारा स्पष्ट है। हम देश के लिए, हम अपने राज्य के लिए समर्पित हैं। राष्ट्रतांत्रिक विचारधारा के नजरिए से हम लोग काम करते हैं। इसे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, किसी भी दल से हमारा नुकसान हो सकता है। आपने देखा पिछले दिनों कई पार्टियां एक साथ आई, लेकिन हमारा किसी ने नुकसान नहीं कर पाई क्योंकि हमारी नीति सही है और नीयत साफ है। ठीक है। वसीम खान, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी था। फडणवीस जी ने कहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमें बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे और उनकी पूरी झलक मनसे यानी राज ठाकरे में दिखती है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट है, सवर्ण वोट है, जाति के नाम पर जो वोटिंग हो रही है, क्या वो पोलराइज नहीं होंगे? उसके बाद मैं डॉक्टर पवन डोंगरे के पास जाऊंगा। वसीम खान, एक सवाल और था। देखिए, अगर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर माननीय उद्धव ठाकरे आगे बढ़ते तो यकीनन उनको फायदा मिलता। लेकिन उन्होंने तो, आपको पता है कि सत्ता के लालच में उन्होंने उनकी विचारधारा को छोड़ दिया और उनकी विचारधारा को आगे ले जाने का काम जो शिंदे गुट है और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो बाला साहब ठाकरे के सपने थे उसको साकार करने में हम लोग लगे हैं। और उद्धव जी ने तो सत्ता के लिए उनके विचारधारा, उनके कहे गए वक्तव्य को पूरी तरीके से नकार कर वो जाके जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी माननीय बाला साहब ठाकरे जिनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहे और उसी की गोद में जाकर बैठ गए। तो आप सोच सकते हैं कि माननीय बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को कौन आगे बढ़ा रहा है। इसलिए हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, ये कोई भी साथ आ जाए, ठीक है, नुकसान उन्हीं को होने ठीक वाला है। फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। पूजा जैन भी मेरे साथ जुड़ी, मैम मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं मिलिंद चौहान के पास जाऊंगा। मिलिंद साहब, दोनों भाइयों में जब बंटवारा हुआ, पार्टी में मनमुटाव हुआ, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सामर्थ्य, इन विषयों को लेकर दोनों भाई अलग हुए। मन से बना, शिवसेना अलग टूट कर निकल आई। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी क्या अब साथ रहकर राजनीति कर सकते हैं? क्या वो पुराना वक्त लौटेगा जब बाला साहेब की छत्रछाया में शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रही थी और प्रभाव भी वैसा ही था? मिलिंद चौहान। हाँ, नमस्कार। मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ना पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं एक सामान्य शिवसैनिक हूँ जो कि माजी उपाध्यक्ष हूँ मुंबई के अंदर। और अभी आप जो सवाल मुझे सामने जो कर रहे हैं वो सवाल का जवाब इसमें ही आपके जो न्यूज पे चैनल पे जो सब्जेक्ट चल रहा है वो सब्जेक्ट में ही छुपा हुआ है। आप 1.5-2 महीने से देख रहे होंगे कि जिनके पास 20 आमदार है, जिनके पास 0 आमदार है, उनके बारे में वो एक साथ हो रहे हैं तो उनके कितने लोगों के दिल की धड़कन बढ़ गई है। ये धड़कन बढ़ने का कारण यही है कि उनको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर ये दोनों ठाकरे एक साथ आते हैं तो एक ठाकरे ब्रांड जो है वापस यहाँ पे प्रस्तापित हो जाएगा। जी, वही जानना चाह रहा था। तरीके से राजनीति 2-3 साल में जो हो रही है उसको छेद मिलने का एक अवसर, अच्छा अवसर लोगों के पास मिलेगा। और महाराष्ट्र के लोग भी चाहते हैं कि ये दोनों ठाकरे साहब एक साथ आए और उनका जनाधार उनका खुद का है। अगर जनाधार नहीं रहता तो ठाकरे
शिवसेना की जो ठाकरे वो बहुत जन बोलते खत्म हो गई, लेकिन फिर भी 10 साल से ठाकरे खत्म नहीं हुए, उनको खत्म करने की कोशिश की गई। अगर राज साहब की बात करें तो राज साहब के पास कोई आमदार नहीं है, नगर सेवक नहीं, फिर भी उनके घर पे लोगों का आना जाना चालू है। तो ये एक अधोरेखित करता है कि ये दोनों ठाकरे है, अगर एक साथ आते हैं तो एक अच्छा करिश्मा महाराष्ट्र के अंदर देखने मिलेगा। जी, लेकिन मिलिंद, मैं इससे पहले कि पूजा जी के पास जाऊं, डॉक्टर पवन डोंगरे, आप पुराने खात्मे का आप जिक्र नहीं कर रहे, ये बहुत ही आपको आपके साहस को सलाम करता हूं मैं कि आज 20 आपके पास विधायक है, फिर भी आप उसको बढ़ता हुआ जनाधार मान रहे हैं। ये बहुत इस साहस को मैं सलाम करता हूं। जी ठीक है, वसीम खान, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर पवन डोंगरे, आप पुराने सियासी जानकार हैं और बहुत दिन से पार्टी की उस पर कैडर पर आप काम भी कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर ले डॉक्टर पवन डोंगरे को। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है कि आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और वहां की सियासत को समझते हैं? उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे क्या इस स्थिति में अब हैं कि दोनों भाई साथ रहकर राजनीति कर पाए? क्या उनके बीच का मनमुटाव, उनके बीच का तनाव, उनके बीच की टसल अब क्या इस लेवल पर रिजॉल्व हो गई है क्या? प्रवृत्ति लोगों को जोड़ने की रही है जी, तोड़ने की नहीं। जी। और ये तो दो भाई है, इन्होंने क्यों एक जगह पे नहीं आना चाहिए? और आज मैं वसीम भाई को बताना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने एक नसीहत दी है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी ये दो भाई अगर एक जगह पे आ रहे हैं तो किसी दूसरे को आपत्ति होनी नहीं चाहिए, वो उन दोनों का निजी प्रश्न है। और देखिए वो ताकत बढ़ाएंगे क्योंकि राज ठाकरे, इनके अंदर एक वोकल पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप उनके भाषण सुनेंगे तो वो जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बाला साहब ठाकरे बात कर रहे हैं जी। और दूसरा, उद्धव ठाकरे जी एक बहुत ही वेल स्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर है। आपने कोविड के टाइम में देखा उनको कि महाराष्ट्र इतना तकलीफ में था लेकिन उन्होंने इतनी सहजता के साथ में काम किया था, तो वो बहुत अच्छे प्रशासक है। तो ऐसे दो अगर भाई एक जगह पर आते हैं तो दूसरे किसी के पेट में दुखने का कोई कारण ही नहीं है। अच्छा, हम कौन होते हैं उनको रोकने के लिए? डॉक्टर पवन डोंगरे, आपकी बातों से लग रहा है भाई डॉक्टर साहब भाईचारा बढ़ाने की है, आपस में मेल मिलाप करने की है। डिवाइड एंड रूल ये तो अंग्रेजों की पॉलिसी है। कब तक हम अंग्रेजों की पॉलिसी पे चलेंगे खुद की सत्ता के लिए? मेरा इशारा किसके तरफ है आप अच्छे से समझ रहे हैं कि सत्ता के लिए डिवाइड एंड रूल करने वाले लोग का पेट दुखेगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक जगह पे आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं भारत को कि भारत की नीति लोगों को जोड़ने की होनी चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जब दो भाई लड़ रहे हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या उन्होंने आना ठीक नहीं है? चाहिए? डॉक्टर पवन, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन पूजा जैन को भी मैं चाहता हूं कि वो इस बात को इंटरप्रेट करे। पूजा, पवन डोंगरे ऐसे बोल रहे हैं, माहौल ऐसा बन गया है कि बिल्कुल ये दोनों भाई साथ आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महागाड़ी, महायुति को नुकसान तो होगा ही होगा। दोनों भाई साथ आएंगे, ये बात भले एक्सेप्ट ना करें, चाहे मिलिंद भाई ना करें, पवन भाई ना करें, लेकिन बतौर पत्रकार मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या पॉसिबल है एक म्यान में दो तलवार? देखिए, एक म्यान में दो तलवार है सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छा ही है अगर ये दोनों भाई साथ में आएंगे और राजनीति करेंगे तो ये तो वेल एंड गुड है, क्योंकि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। हम पहले से जानते हैं जैसे कि राज ठाकरे जो हैं वो हर तरीके से मजबूत हैं। उनको कहीं ना कहीं हम बाला साहब ठाकरे की शेप देखते हैं कि वो उनकी परछाई हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब दोनों साथ में जुड़ेंगे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आपस में जुड़ करके राजनीति करेंगे, डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। और एक में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और एक में पोटेंशियल बहुत कम है। तो दोनों कम किस में? पूजा कम किस में? पूजा कम किस में? कम वाला। जनता जानती है उद्धव ठाकरे में ही कम पोटेंशियल है, सब जानते हैं। अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, इन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं संजय राउत। उनका कहना ये है कि अगर दोनों भाई एक साथ आते हैं, फोन पे भी कॉन्वर्सेशन होती है, तो क्या वो जनता से या किसी पत्रकार से पूछ करके कॉन्वर्सेशन करेंगे? ऐसा भी नहीं है। लेकिन मानना ये हम ये जानना चाहते हैं एग्जैक्टली क्या वो सचमुच में एक साथ आ रहे हैं। हमें परेशानी नहीं है, ना ही पत्रकारों को परेशानी है, ना ही जनता को परेशानी है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जो जनता है, जो शिवसेना के समर्थक हैं, वो जरूर खुश होंगे। और अगर वो आते हैं, सत्ता में आसीन होते हैं आने वाले समय में, तो जनता को वो अपने साइड से क्या कुछ देते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन नहीं पूजा जन, सवाल समझिए।
सवाल यह है मेरा कि दोनों भाई साथ हैं, बहुत अच्छा है, साथ में रहे, वो प्रेम पुराना लौट है जो बाला साहब के वक्त में था। लेकिन एक भाई कमजोर है, एक भाई मजबूत है। दूसरा, फिर महायुति, महाआघाड़ी, एकनाथ शिंदे, कांग्रेस, बीजेपी, इन पार्टियों का फिर क्या होगा? क्योंकि ये जग जाहिर है, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट मैं लेकर बैठा हुआ हूं पूजा जैन। चुनाव के रिजल्ट बताते हैं कि ना तो वोट उद्धव ठाकरे को मिले, ना तो वोट अच्छे मनसे को मिले, राज ठाकरे को मिले, फायदा किसी और ने उठाया। बीजेपी लेड गठबंधन एनडीए ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं ये कह रहा हूं, इन दोनों भाइयों के आने के बाद महायुति और महाआघाड़ी का क्या होगा? क्योंकि ना तो उद्धव वाले राज को वोट करेंगे, न राज ठाकरे वाले वोटर्स उद्धव ठाकरे को वोट करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये कह दे कि नहीं मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए पूजा जैन। देखिए ये तो रिपोर्ट कार्ड आने के बाद ही मालूम चलेगा। अभी तो रिपोर्ट कार्ड आया ही नहीं है। अभी हम अपने आंकड़े, अगर हमारा कोई ग्राउंड पे हमने जीरो रिपोर्टिंग करी है, जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है और उसके बेसिस पे हम ये बात बोल रहे हैं, तो वो भी बड़ी सोचने वाली बात है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक कहना बिल्कुल मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें आप पहले से कुछ भी चीजें नहीं, इमेजिनेशन के बेसिस पे नहीं बोल सकते हैं। वो अगर हमारे सामने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड रिजल्ट्स हैं तो ही हम बोल सकते हैं। ठीक है पूजा जैन, महाराष्ट्र इलेक्शन में मैं था महाराष्ट्र में, और मैंने सारे इलेक्शंस महाराष्ट्र के ज्यादातर कवर किए। जिस तरह की उम्मीद थी उद्धव ठाकरे की पार्टी से, वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ। निकाय चुनाव आने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, मुझे लगता है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वसीम खान, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों भाई साथ आए तो विधानसभा, निकाय चुनाव और तमाम चुनावों में, क्योंकि जो महाराष्ट्र की सियासत है वो नंबर्स से ज्यादा इमोशंस पे आधारित है, जितना मैं महाराष्ट्र को समझता हूं। मराठी मानुस, जय महाराष्ट्र वाला जो मसला है, वहां पे बहुत बॉन्डिंग स्ट्रांग है और नंबर्स से ज्यादा बहुत इमोशंस प्ले करते हैं महाराष्ट्र की सियासत में। चाहे वो महाराष्ट्र के पूर्व महाराष्ट्र के सेंट्रल महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे अलग अलग इलाके देख लीजिए। क्या बीजेपी को नुकसान होगा अगर राज और उद्धव साथ आते हैं तो? देखिए, हमेशा से माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महाराष्ट्र की अस्मिता का ख्याल रखा। जो हमारे महाराष्ट्र के महापुरुष हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, जो भी है, उनके लिए हमेशा उनके विचारों को हमेशा उनके विचारों को हमेशा बाहर लाने का काम किया है, लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और देखिए, पहले भी माननीय उद्धव जी शरद पवार जी के पास राहुल जी की विचारधारा के साथ जुड़कर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन को बढ़ाने का काम किया, लेकिन उसमें नाकामयाब हुए। अब वो राज ठाकरे की तरफ डोरे डाल रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे साहब ने हमेशा महाराष्ट्र के विकास के हितों को ध्यान में रखते हुए हमेशा से देवेंद्र जी के काम को सराहा है। हमेशा से जो हमारी नीतियां रही हैं, जो हमारी परियोजनाएं रही हैं, उनको सराहा है। इसलिए मुझे लगता है कि राज ठाकरे साहब कभी भी डूबती हुई जहाज में सवार नहीं होंगे। वो बहुत ही परिपक्व नेता है और उन्होंने महाराष्ट्र के हित के, उनको महाराष्ट्र की हमेशा से चिंता रही है। इसलिए मुझे लगता है उन्हें भी भली भांति पता है कि महाराष्ट्र को विकास की तरफ अगर जो कोई ले जा सकता है वो माननीय देवेंद्र जी ले जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ले जा सकती है। शिंदे जी और अजित पवार जी का जो समन्वय है तीनों लोगों का, वो एक विचारधारा के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीतियों से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। ठीक है, वसीम आ रहा हूं। डॉक्टर पवन डोंगरे, आप कुछ ऐड करना चाहिए, बताइए। करना चाह रहा था कि छत्रपति शिवराय की अस्मिता के बारे में उन्होंने भी बात की, वसीम भाई ने। मैं वसीम भाई से पूछना चाहता हूं कि जो सिंधुदुर्ग के अंदर की जो घटना घड़ी है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के आपके पुतले के बारे में आपने देखा होगा बीच में के उद्घाटन के पश्चात, या वहां पे जिस तरीके का काम किया गया था, तो ये ठेका टेंडर देने का काम भी तो आपकी सरकार ने किया था। चलो वो छोड़ो, लाडली बहन योजना का क्या हो गया? लाडली बहन योजना, आपने विकास की बहुत आप बात कर रहे हैं, लाडली बहन योजना को 1500 रुपए देने की पहले बात थी, अब सिर्फ 500 रुपए देने की आप बात कर रहे हैं साहब। और आपने तो कहा था कि हमारी सरकार अगर आ जाएगी तो हम 2100 रुपए देंगे। अरे 2100 रुपए तो छोड़ो, 1500 रुपए तो छोड़ो, अब आप 500 रुपए देने के लिए भी परेशान है। तो क्या ये विकास है महाराष्ट्र का? दूसरी बात है, राहुल गांधी जी ने, अभी आप सब तरफ देख रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग को प्रश्न पूछा, हमको तो आश्चर्य ये लगता है कि हम प्रश्न चुनाव आयोग को पूछते हैं और बीजेपी बौखला जाती है। तो बीजेपी को बौखला जाने का कारण क्या है भाई? हम तो चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं। क्या भारत में लोकशाही में हमने चुनाव आयोग से भी बात नहीं करना है? और अगर हम उनसे बात कर रहे हैं तो आप बीच में कभी मार रहे हैं। और सोचिए आप कि महाराष्ट्र, आप बोल रहे हैं कितने लाख का कर्जा हो गया महाराष्ट्र के ऊपर, पब्लिक को थोड़ा बताइए।
कितने लाख का प्रॉब्लम महाराष्ट्र के अंदर क्रिएट हुआ ये आप बताइए। आप मुझे बोलिए कि जो बड़ी बड़ी बातें आपने की थी विकास के बारे में, कितने नौजवानों को आपने नौकरी दी है साहब। गैस का दाम आपको भूल गया स्मृति ईरानी जी, आपकी मंत्री महोदय, इन्होंने कहा था सिर्फ 375 रुपए गैस हुआ था, यानी 350 से 375 हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, गैस के सिलेंडर पे वो बैठ गई थी। मुझको आश्चर्य लग रहा है, आज आपकी सरकार है और गैस के दाम 1200 को टच कर रहे हैं। दाल, आटा, चीनी, हर चीज आपने महंगी कर दी। पब्लिक त्राहिमाम कर रहा है, हर घर में नल है मगर जल किसी घर में नहीं है। हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में यह परिस्थिति है। आज यहां पर महाराष्ट्र के आपकी गवर्नमेंट है, यहां पे हमारे पास में आपके खासदार आमदार, आपके यहां पर सेंट्रल मिनिस्टर्स है और हमको 8 दिन में एक बार पानी आता है। जवाब दीजिए की बात है, वसीम खान, जवाब दीजिए। बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, मुझे इनकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, मुझे आप रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल, पवन डोंगरी की आवाज आपको नहीं मिली, मैं सवाल दोहरा देता हूं। पवन कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, बिजली महंगी, पानी महंगा, पानी की सप्लाई 8 दिन में एक बार होती है, गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं। स्मृति ईरानी ने 350 से 375 हो गया तो बवाल मचा दिया, और आपको जनता की चिंता नहीं है। औरंगाबाद जिले में आपके आमदार, खासदार यानी विधायक और सांसदों की पूरी लॉबी वहां पर है, उसके बाद भी औरंगाबाद में विकास नहीं हो रहा है। यह सवाल है, वसीम जी जवाब दीजिए। अटल सेतु चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं, जो समृद्धि महामार्ग जो है ये चीख चीख कर गवाही, महाराष्ट्र के विकास की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। आप ये देखिए 1999 से 2014 तक पूरे हमने 7 किलोमीटर की मेट्रो देखी थी, आज 300 से ज्यादा मेट्रो का जाल माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में बिछ चुका है, माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में। आप ये देखिए कि 2.5 साल जब ये हमारे पीठ में छुरा भोंक कर जब ये सत्ता में आए थे तो उन्होंने 20 साल महाराष्ट्र को पीछे ढकेल देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं शपथ हमने नहीं आज महाराष्ट्र पूरा आज देखिए हिंदुस्तान चौथे स्थान पर है। आप किस महंगाई की बात कर रहे हैं? आप ये देखिए जब 2014 में हमारी सत्ता आई थी तब भारत किस इकोनॉमिकल कितने स्थान पर था और आज कितने स्थान पर है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत अपनी विकास नीतियों के लिए ने क्या कहा सुना है क्या? विश्व में जाना पहचाना जा रहा है। माननीय जेटली जी को मिलकर गए, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र जिस तरह विजय माल्या ने कितना लोन लिया था ये 70 सालों में हमने नहीं देखा है। और देखिए आज भी हमें डॉक्टर साहब आज भी हमें अच्छे ऑपोजिशन की तलाश है। आप अच्छे ऑपोजिशन बहुत तगड़ा है, हमारे अच्छे कामों पर ऑपोजिशन बहुत तगड़ा है, आप चिंता न करें। हमारे अच्छे कामों को सराहिए। आपने हमेशा से हम देश की जनता को बिखरने नहीं देंगे, हम देश की जनता को एक जगह पे रखेंगे। हमारे कामों पर काम किया है, लेकिन देवेंद्र जी ने कहा है अतः महाराष्ट्र थामनार नहीं। अब महाराष्ट्र एक सेकंड मैं देवेंद्र जी का एक कोट आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए महाराष्ट्र की क्या परिस्थिति होने वाली है, सुनिए जी। किसानों से आप सोयाबीन क्या भाव से ले रहे हैं, और सोयाबीन का तेल जब बनता है आप वो तेल को यानी धान्य आप किस कीमत पे किसानों से खरीदते हैं? 4000 रुपए टन। इस भाव से आप सिर्फ उनसे ले रहे हैं, और मार्केट के अंदर जो तेल आप बेच रहे हैं वो 150 रुपए लीटर, 140 रुपए लीटर। तो किसानों का किस तरीके से आप शोषण कर रहे हैं आपकी सरकार। आपने महाराष्ट्र की प्रगति की बात की, अरे पैसा पूरा हमारे जेब का जा रहा है। भारत के हर नागरिक का पैसा लगा हुआ है समृद्धि महामार्ग में, आप ये भूल जा रहे हैं। और वो महामार्ग के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए, इसको भी आप भूल रहे हैं। सालों में 1500 किलोमीटर नई सड़क। एक बात बताना चाहता हूं, इस चीज का जवाब दीजिए। 2014 के पहले किस प्रधानमंत्री का आपने फोटो देखा? पेट्रोल पंप के ऊपर नहीं देखा ना? किस प्रधानमंत्री का फोटो आपने गैस के सिलेंडर पे देखा? नहीं देखा ना? मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भारत की जनता का पैसा ये एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं, ये कितना सही है आप बताइए वसीम भाई। आप इस देश के नागरिक हैं, आप बताइए कि आपके नेता भारत की जनता का पैसा ये एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं, इसका आपके पास क्या जवाब है? अरे विकास के नाम पर हमारे गली का विकास कोने कोने में दर बदर भटक रहा है, उसको नौकरी नहीं है और आप विकास की बात कर रहे हैं। कौन सी नौकरी आपने जनरेट की? अरे आपने तो गवर्नमेंट की पोस्ट को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेकर आ गया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोगों को लेकर आ गया है। किस विकास की आप बात कर रहे हैं? भारतवर्ष के अंदर लोगों की पेंशन आपने बंद कर दी, आप किस विकास की बात कर रहे हैं? अरे आपने इंडिया का सारा पैसा सड़क बनाने में खर्च किया और करोड़ों रुपए का कर्जा आपने उठाया, आप किस विकास की बात कर रहे हैं? अरे आपने तो जापान से वो रेल खरीदी है जो देश में सिर्फ भारत ने खरीदी और आपने भारत को कर्जे में लेकर आया है, यान में कर्जा हो गया हमारे ऊपर, कोई जरूरत नहीं थी हमको वो रेल लेने की जो आपने बुलेट ट्रेन खरीदी है, आज हमारे ऊपर अब्जों रुपए का आपने कर्जा कर दिया है। किस विकास की आप बात कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता त्राही माम मचा रही है, महाराष्ट्र की जनता त्राही माम कर रही है। अरे हमारे नलों में जल नहीं है, आपने हमारे खेतों में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उन किसानों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? किसानों के बारे में बात कीजिए। किसानों का पैसा लूट रहे हैं आप लोग, किसानों की धान्य सस्ते में खरीद के तेल महंगे दाम में जनता को बांट रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस के टाइम में कितने थे? कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल के दाम सिर्फ 45 रुपए थे, आज आपने पेट्रोल का दाम 100 रुपए कर दिया, डीजल का दाम आपने अगर जो आप ऐसे तो हमारे बाप दादा मुझे आपके 50 साल पहले ये दुकान हमको 10,000 में मिलती थी, आज 10 करोड़ में मिलती है। सिलेंडर की बात कीजिए वसीम भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को हमारे ऊपर थोपने का काम मत करिए। सत्ता के लोभ के लिए पार्टी को बांटिए मत। आप इस तरीके से दो भाइयों का जो विभाजन करने की बात कर रहे हैं इसमें आपका स्वार्थ है, आप डरते हैं, आप अंग्रेजों की नीति पे काम करते हैं, आप भारत में अंग्रेज की राजनीति लेकर आए हैं। आप चाहते हैं डिवाइड एंड रूल और हम चाहते हैं यूनाइटेड वी ऑल रूल। ये अंतर है आप में और कांग्रेस में, बीजेपी और कांग्रेस का अंतर यही है। हम हमेशा कहते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल और आप डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ डिवाइड एंड रूल डॉक्टर पवन विकास की बात नहीं करते, आप लोगों को भटकाते हैं, आप मिसगाइड करते हैं, आप लोगों को लालच देते हैं लाडली बहन के नाम पे और उन्हें लाडली बहनों का पैसा इलेक्शन होते हुए आप छुपा दे रहे हैं। आप 1500 से सिर्फ 500 रुपए पे आए। आपने सोचना चाहिए हमारी वो भोली बहनें, हमारी वो मासूम बहनें, हमारी वो निर्दोष बहनें जिन्होंने आपको वोट दिया था, लाडली बहन योजना के लिए 1500 रुपए आपने लालच दी थी हमारी बहनों को और आज हमारी बहनों के 1500 रुपए आपने 500 रुपए के ऊपर लेकर आ गए। कितनी शर्म और निंदा की बात है। वसीम भाई थोड़ा सा देखिए, सोचिए, अगर आप 50 थोड़ी सी भी आत्मसम्मान है तो उन लाडली बहन को आपने 2100 रुपए कमिट किया था, 2100 रुपए हम अपने काम के बल पर लोगों के बीच में जाते हैं। हमारी एक ही विचार, हमारे दो सांसद थे तो भी हमारी यही विचारधारा थी। आज हमारे 240 सांसद हैं तो भी हमारी वही विचारधारा है, राष्ट्र समर्पित विचारधारा, नौकरियां नहीं है, देश के लिए मर मिटने वाली विचारधारा, अपनी मिट्टी से प्रेम करने की विचारधारा, नौकरी देने की बात करो, मिट्टी के लिए मर मिटने की विचारधारा हमारे अंदर कायम है। ठीक है, कंपनियों को खड़े करने की बात करो। वसीम खान, डॉक्टर पवन डोंगरे, ठीक है, मिलिंद चौहान मेरे साथ, मिलिंद भाई, वसीम भाई, डॉक्टर पवन जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आ रहा, दोनों साथ बोल रहे हैं। वसीम खान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे साथ मिलिंद चौहान भी हैं। मिलिंद, एक बात बहुत बारीकी से बताइए क्योंकि आप पार्टी के बहुत करीबी हैं, खुद को कार्यकर्ता बता रहे हैं, ठीक है, निकाय चुनाव बहुत करीब हैं और महाराष्ट्र में एमसीडी इलेक्शन लोकसभा विधानसभा चुनावों से भी बहुत बड़ा होता है, लाखों करोड़ों का बजट है एमसीडी का और महाराष्ट्र में एमसीडी चुनाव एक बहुत मजबूत स्तंभ माना जाता है महाराष्ट्र का। क्या निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे? मिलिंद चौहान, देखिए 2-2.5 साल में अगर मुझे थोड़ा बात करने दीजिए। बिल्कुल बोलिए। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार जी मुंबई महानगर पालिका का पैसा जो कि एफडी था वो एफडी विड्रॉ करके
यूटिलाइज कर रहे हैं। 25-30 साल से जो शिवसेना ने जो बिल्ड किया था पूरा मुंबई में, वो अभी खत्म होने जा रहा है। मई में जो पहली बारिश हुई, वो बारिश में पूरा मुंबई में पूरा जल भरा हो गया, और आपने वो टीवी पे दिखाया भी है जी। और पहली बात ऐसी है कि मुंबई जो है, वो मुंबई में जो लोग हैं उन्हें मालूम है कि मुंबई के अंदर अगर कोई भी जरूरत रहेगी, कोई भी संकट आता है, कोई भी पर्याप्त साधन मेडिकल रहने दो या एजुकेशन रहने दो, तो सबसे पहले कोई आता है तो शिव सैनिक आता है। और शिव सैनिक का एक वहाँ पे शिवसेना का एक बुलंद वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, और मुझे मालूम है कि वहाँ पे अगर सपोज इलेक्शन, अगर फेयर इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, फेयर इलेक्शन, आप ये जो महाराष्ट्र विधानसभा 2024 की बात मत कीजिए, मैं फेयर इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना वापस आएगी। ठीक है मिलिंद, आपने बात पूरी कर ली मिलिंद? ठीक है, अमित तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अमित भाई, सवाल यह है कि क्या राज और उद्धव साथ आएंगे? सवाल यह भी है कि दोनों साथ आए तो महाअघाड़ी महायुति का महाराष्ट्र में क्या होगा? सवाल यह भी है क्या नगर निगम चुनावों में तस्वीर बदलने वाली है क्या, और क्या एक म्यान में दो तलवार रह सकते हैं? आप डिबेट में थोड़ा देर से जुड़े, इसलिए सारे सवाल एक साथ पूछ लिए मैंने आपसे। अमित भाई बताइए। देखिए, पहला सवाल जो है आपका अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब साथ आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं। आने के सिर्फ दो कारण हैं जी। या तो जिस तरह की वास्तविक पटल पे अगर आप देखें तो राजनीति की पृष्ठभूमि जो राज ठाकरे की रही है बीते आपने 10 सालों में, जिस तरह देखा, चाहे आप विधानसभा के चुनाव देखे हो, चाहे आपने लोकसभा के चुनाव देखे हो, और चाहे नगर निगम चुनाव की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें जिस तरह से उनका जो बाहर निकल के आना चाहिए था, जिस तरह से उनका प्रभुत्व, जिस तरह से आभा दिखनी चाहिए थी लोगों के बीच में, मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और जिस तरह से घटता हुआ वजूद उद्धव यूबीटी जो ग्रुप है उसकी हम बात करें, जिस तरह से 2019 के बाद भाजपा से जब से वो अलग हुए हैं, और जिस बार दोबारा लोकसभा का चुनाव हुआ है, अभी आने वाले समय में जिस तरह से मुंबई महानगर निगम के चुनाव है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों को एक स्पेस चाहिए। और लोग जिस तरह हिंदुत्व के मुद्दे पे उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना से कट रहे हैं, जाहिर सी बात है राज ठाकरे साहब के साथ अभी भी वो हिंदुत्व का शब्द जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अगर हम सेकुलर पार्टी बनना चाह रही है शिवसेना, और अगर हिंदुत्व पार्टी के साथ काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन जहां आप महाअघाड़ी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपने सुप्रिया सुले का ही बयान सुना होगा कि अगर वो आते हैं हमारे गठबंधन के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ आते हैं, तो एक अच्छी चीज होगी और हम मजबूती से और लड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राज ठाकरे महाअघाड़ी के गठबंधन में शामिल होंगे। अगर हो सकता है, अगर ये भी अभी एक फ्यूचरिस्टिक चीज है जहां पे हम सिर्फ सोच सकते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी का है समागम होगा और साथ में चुनाव लड़ेंगे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो विरासत है बाला साहब ठाकरे की उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक सोच है, जिसको अभी वास्तविकता में आने में बहुत समय लगेगा। बहुत सारे दबाव राज ठाकरे साहब के ऊपर भी है, बहुत सारे दबाव उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर भी है, और जिस तरह से जो ये लोग अलग हुए थे वो जब जाहिर है वो चर्चा का विषय है। सबको पता है कि रिश्ते इतने खट्टे हैं कि इतने आसान नहीं है कि उनको एक सूत्र में बांधा जा सके। सबसे बड़ा जो सवाल है आपका, जो मिलिंद साहब कह रहे थे कि जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका की बात करें, जिस तरह उसमें भ्रष्टाचार संलिप्त है, और जिस तरह अलग अलग, चाहे शिवसेना का कब्जा रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा हो, चाहे अलग कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें तब भी भाजपा और शिवसेना का ही, अगर आप मैक्सिमम टेन्योर देखेंगे। देखिए अमित भाई, एक मसला ये भी है कि राज ठाकरे का जो मत है या जो मन है वो एनसीपी से मेल नहीं खाता, वो कांग्रेस से मेल नहीं खाता। महाविकास अघाड़ी के गठबंधन के जो महागठबंधन की बहुत सारी पार्टियां, राज ठाकरे उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। तो एक तो पहले ये खारिज हो गया कि वो महागठबंधन में जाएंगे, ये तो पहला टिक हो गया। समस्या है जी। मिलिंद कुछ कह रहे हैं। अमित भाई अभी तक साफ नहीं हुई है जी। ये सब चीजें है ना, ये जो 2.5 साल में जो हुई है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और दूसरी बात ऐसी है कि 96
जितना एफडी जो अमित मैं आ रहा हूं, अमित मैं आ शिवसेना रहा हूं। और भाजपा के टाइम पे जब ये अलायंस थे, जो भाजपा और शिवसेना ने जो 25 साल से जितना एफडी बनाया था 1000 करोड़ के ऊपर का एफडी जो था, उसको अभी विड्रॉ करना शुरू हुआ है। तो ये भ्रष्टाचारी है ना। आपने क्या योगदान दिया है? अगर आपकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है भाजपा की, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लाके वो काम होना चाहिए था। लेकिन अगर वो इतने 30 साल पहले की एफडी अगर विड्रॉ करके अगर कुछ भ्रष्टाचार का काम हो रहा है तो गलत है। बहुत सी चीजें हैं भ्रष्टाचार के। अभी तक अरबी समुद्र में तो शिव स्मारक होना तो बाकी है। फुले अम्बेडकर महाराज का नाम लेके राजनीति तो होती है, लेकिन उनका आदर होता है क्या है महाराष्ट्र के अंदर? जिस तरीके से पुरोगामी महाराष्ट्र को इन लोगों ने जो अभी डाइवर्शन किया हुआ है 2024 के इलेक्शन में, जिस तरह से लोगों के जो हक था, जिन्होंने अपना वोटिंग राइट प्रॉपर डाला हुआ था, शाम को 6 बजे 7% बढ़ता है, रात को 8.5% बढ़ता है, ये कौन सी निशानी है? ऐसा फेयर इलेक्शन होता है क्या? तो राहुल गांधी जो मिलिंद भाई फिक्सिंग की बात करते हैं, मिलिंद भाई राहुल गांधी जो फिक्सिंग की बात करते हैं, सब लोगों को मालूम पड़ रहा है अभी। वसीम खान ब्लेम करते हो और वहीं पे तेलंगाना में आप आजू बाजू में जो निजी ब्लेम नहीं करते, वहां पे फेयर इलेक्शन हुआ। ये गलत बात है। हमेशा ईवीएम पे होना, यूथ की राय, जहां पर जीते वहां ठीक, जहां पर हारे वहां पर ईवीएम में खोट। वसीम, ये बीएमसी चुनाव में के बाद भी देखिए सारा टीकरा जो है वो ईवीएम पे फूटेगा। अमित तिवारी हंस रहे, मैं आ रहा हूं, अमित आ रहा हूं। अपने कामों पे जिनको भरोसा नहीं है, ये जब एक अच्छे ऑपोजिशन नहीं बन सकते तो ये सत्ता में कैसे आएंगे? हम काम करते हैं, हम अपने काम को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने अपने महाराष्ट्र के पुरुषों का सबसे ज्यादा सम्मान किया। कौन सा काम लेके आगे जाते आप? 12,000 काम लेके आगे जाते बताइए ना। आप मेट्रो का घाटकोपर का कांजूर मार्ग का जो था, सफाई घोटाला हुआ, कांजूर मार्ग का जो था, मैंने आप कौन सा काम अच्छा करते बताइए जरा। 2.5 साल में ही आपने अपना रंग दिखा दिया और 25 सालों तक दिया महाराष्ट्र था। में यही महाविकास आघाड़ी थी, तो महाविकास आघाड़ी बहुत से जो प्रपोजल थे उसको आप लोगों ने स्टे करके रख दिया। कांजूर मार्ग का जो मेट्रो का जो सबस्टेशन था उसको आपने और को पकड़ के वापस स्टे करवा के रख दिया। कोश्यारी को पकड़ के आपने 12-15 आमदारों को आपने अलग थलग कर दिया। कौन सा काम आप संविधानिक तरीके से करते हैं बताइए जरा। कौन सी विकास की बात करते हैं? 15 साल में मुंबई में 7 किलोमीटर की मेट्रो देखी, उसका बड़ा कितना जरा बताइए जरा लोगों को जरा। 337 किलोमीटर लगभग हमने मेट्रो बिछा दिए। 337 किलोमीटर कांग्रेस के टाइम में उससे पहले भी ज्यादा हुआ है। आप बात मत करिए कि अभी 370 1500, ये बात मत करिए आप। पहले रोड नहीं बने क्या महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर बन रहे हैं ना? सोलापुर पहले नहीं, जो महाराष्ट्र से 2014 से पहले आपके राज्य में सब चालू है क्या? कहाँ गया आपका अरबी समुद्र में शिव स्मारक? कहाँ पे गया? हम लोगों को नहीं कहाँ पे गया बताइए ना आप। शिव स्मारक कहाँ पे गया? कौन सी विकास की बात कर रहे हैं आप? उसका उल्लेख जरूर करना चाहिए। एक कौन सी विकास की बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र सीबीआई आपने सभी ने पकड़ के आप जो कर रहे हैं ना, पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। आप देखिए ये विकास नहीं है, वो नहीं है, लेकिन समझे ना, ये दबाव नीति है आपकी। सभी लोग काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र सब लोग समझते हैं, उसको आप सराहना चाहिए डॉक्टर साहब। आप उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप ये देखिए, जब हम 2.5 साल सत्ता में रहे थे तो भी जो सत्ता में थे वो एक कलानगर से जाके वो ऑपरेट करते थे, लेकिन हमारे देवेंद्र जी गांव गली खलियान में जा जाके लोगों से मिलकर उनका हाल जानते थे। कोविड के दौर में उनको 2-3 दिन बाद कोविड हुआ। तो काम करिए आप काम के बल पर सत्ता में आइए, आप काम के बल पर हमारे खिलाफ टिप्पणी करिए। यदि हमारी सत्ता में देखिए, ऑपोजिशन हमारे देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत मायने रखता है। वसीम खान, ठीक है। अमित तिवारी के पास जा रहा है। अमित, कहीं ये तो नहीं कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने की खबर को जानबूझकर पॉलिटिकल सिस्टम में इन्फ्यूज किया जा रहा है? अमित तिवारी, कहीं ना कहीं देखिए ये चीज होती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर पवन डोंगरे मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। अमित तिवारी, अगर मीडिया बंधुओं के थ्रू अगर कोई जानकारी समाज में फैलती है तो उसके प्लस भी पॉइंट्स होते हैं और माइनस भी होते हैं। सबसे बड़ा प्लस ये है कि गुजरात और एमपी लेकर जा रहे हैं, उसका क्या बनेंगे? महाराष्ट्र की जो कंपनीज
पलायन आपने कर रहे गुजरात थे, लेकर गई, जब लोगों को घर उसका पे खाना उसका नहीं क्या मिल बोलेंगे रहा था, देश को? रोजगार नहीं आप क्यों सब चाहते हैं कि लोगों को याद महाराष्ट्र है। की इकोनॉमी और आप खत्म हो? देखिए जिस तरह अरे से भारतीय 2024 जनता पार्टी के आप जो चारों खाने प्रधानमंत्री जीते है, हुए ये BMC गुजरात के चुनाव में भी प्रधानमंत्री बन के हम काम कर रहे हैं। 100% हमें इसका खेद है। बड़ी और हमारे कक्षा के बहुमत से महाराष्ट्र के जो BMC मुख्यमंत्री में अभी कब्जा होगा, जितने भी देवेंद्र नगर फडणवीस निकाल जी, चुनाव होंगे, इनका क्योंकि कर्तव्य हमारी है नीयत कि इन्होंने साफ है और लड़कर नीति गुजरात सही है। के काम यहाँ पर लेकर आना, न कि यहाँ के काम को गुजरात में देना। चलो आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इतना दूर का तो छोड़ो, साहब आपके नेता छत्रपति संभाजीनगर के आपके नेता सिद्धार्थ गार्डन पहलगाम का पर भी एक शेरनी तक आप गुजरात को बातें लेकर कर रहे गए। हैं, अरे आपके पाकिस्तान को पास ऑक्सीजन में देने का क्या काम कर भारत रहे हैं। में दूसरे कई कृपया जगहों पे करके शेर नहीं आप थे जो आपको हमारे बात गार्डन करें, के कोई चिड़ियाघर ठीक के रहेगा। जानवर भी कम पड़ रहे गुजरात ले जाने के लिए? कितनी निंदनीय बात है। और आप विकास की बात करते हैं। आप सोचिए, हमारे छत्रपति संभाजीनगर के सिद्धार्थ उद्यान की वागिन आपने गुजरात लेके चले गए और उसके बदले में हमारे को क्या दिया है? एयरबेस वेदांता सेमीकंडक्टर हाँ, ये आपने दूसरी जगह भगाने का ऐसे काम कई किया। कंपनी ये से सत्ता जो अगर आज देवेंद्र जी की उस टाइम सत्ता होती हजारों तो ये करोड़ की एयरबस कंपनीज बाहर या जाने की जरूरत भेजने की जरूरत नहीं आपने पड़ती। हजारों हमारे करोड़ की महाराष्ट्र के कंपनियां लोगों को गुजरात रोजगार लेके चले मिलता, गए आप। हमारा महाराष्ट्रियन भाई उसको बुलेट रोजगार ट्रेन पाता। बरोबर लेकिन गुजरात तक लेके जा रहे हैं। क्यों? आपको पंजाब नहीं दिख रहा है, योजनाएं आपको बाहर वेस्ट भेजने का बंगाल काम नहीं दिख किया रहा है, 2.5 साल में। आपको हरियाणा नहीं दिख रहा है, आपको आसाम नहीं दिखा, आपको गुजरात क्यों दिखा? कौन या आपने अरे बाहर भैया क्यों जाने ऐसा दिया? मत कीजिए। बाहर क्यों जाने भारत दिया? के अरे प्रधानमंत्री जब माननीय बन गए देवेंद्र तो फडणवीस जी पूरे देश के महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री मुखिया हैं। जापान आप से मेक इन जाके इंडिया की रोजगार बात देने करते ला रहे हैं हैं। और हमारे आज भाई महाराष्ट्र, नरेंद्र भाई आज मोदी मुंबई जो की पेन से तरक्की लिखते देखिए, हैं वो जर्मनी विदेशों का से पेन है, यहाँ पर भारत का पेन नहीं रोजगार आ रहा है, है। बड़ी मॉन्ट बड़ी कंपनी, फैक्ट्रियां लग ये रही जर्मनी है। की कंपनी है। जो चश्मा वो पहनते हैं वो बाहर की कंपनी का पहनते हैं। जो मेबैक गाड़ी वो यूज कर डॉक्टर रहे साहब, हैं, 4 पोजीशन करोड़ की पर जो काम गाड़ी यूज करिए। कर रहे हैं ये वो चिल्लाने गाड़ी से भी कुछ नहीं फॉरेन होगा। की गाड़ी है। मेक इन चिल्लाने से इंडिया कुछ का नहीं आप होगा। यूज कर रहे हैं महाराष्ट्र की और आप जनता भारत में देवेंद्र विकास जी की के बात करते हैं। को अरे वसीम भाई, हमेशा से उन्होंने थोड़ा सा आशीर्वाद आप दिया अपने है। नेताओं को हमारी बताइए जो अलायंस कि मेक इन इंडिया पार्टनर यूज है, कीजिए। उन सबको खादी आशीर्वाद पहनिए, मिला है खादी और प्योर, सभी जो लोग महात्मा महाराष्ट्र गांधी के हित पहनते में थे, काम कर राहुल रहे गांधी हैं पहनते और हैं। हम काम खादी करते पहनिए, रहेंगे। गुजरात से सत्ता बड़ी आपके है। लिए सुख भोग भी होगी, विदर्भ हमारे लिए सत्ता केवल सेवा का माध्यम है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, यही हमारा संकल्प। और इसी संकल्प के साथ नहीं माननीय आपका देवेंद्र जी संकल्प महाराष्ट्र में कुछ काम अलग कर ही रहे लग रहा हैं। है। आप क्या बात कर रहे हैं? देश के महाराष्ट्र अंदर को डिवाइड में एंड आपने रूल का झोंक दिया संकल्प है था। आपका। महाराष्ट्र में आप कम ब्लास्ट बंटवारा होते थे। करना चाह रहे हो देश 2014 के बाद का। बताइए आज हिंदू महाराष्ट्र मुस्लिम में क्या आपने कर स्थिति दिया है। सारे जहां 9/11 आपके दौर में हुआ, आते थे पाकिस्तान से विभाजित कर दिया है। चले जाते थे। देश के क्या आपने बात टुकड़े करेंगे? कर दिए ट्रेनों में ब्लास्ट आप होते थे। देश को अलग अलग संप्रदायों 2014 में के बाद बांट रहे बताइए हैं। आप एक भी अरे मॉब लिंचिंग एक भी ये कम्युनल आपके दंगा दौर में हुए? हुई वसीम आपके भाई, दौर में थोड़ा सा आपके दौर सोचिए, में कम्युनल आप दंगे थोड़ा होते सा थे। सोचिए आपके किस दौर दिशा में जा रहा है आतंकवादी देश। आके अरे हमारा देश लहूलुहान कर वो देते देश थे था हम लोगों को। जिसे वो भारत भूल गए को आप? सोने की चिड़िया 2014 कहा के बाद जाता बताइए था। आप। और आज देख लीजिए आप, हमारे भारत का सोना ये हमने लंदन से वापस लेकर आए। और आप क्यों लेकर क्या आए? बात? जो क्या- हमारे क्या- इंदिरा जी ने जो सही है, सोना सही है, वहां सही पे है। रखा था उसको लेके आप आने की मुद्दे इलेक्शन की के बात पहले करिए आपको क्या साहब, मुद्दे जरूरत की पड़ी बात थी? करिए। यही महाराष्ट्र की धरती, यही मुंबई की धरती लहूलुहान हो जाती थी आपके दौर में। आतंकवादी कहां आके पे? यहाँ पर अरे ब्लास्ट भैया करते मेरे, थे। अरे मेरे 2014 भाई, के बाद आप बताइए, आप बताइए पहलगाम की घटना हुई, 70 वर्षों घुसकर में मारा, जितनी प्रगति आप 10 मिनट में कांग्रेस के दौरान पाकिस्तान की हुई, नदियां गिरा दी। वो उनकी किसी नदियां ने नहीं नहीं बही की। थी क्या? हमने जो चीजें बनाई है वो उनकी देश नदियां बेच कभी कर नहीं आप बही अपनी क्या? सत्ता पूरी में चला क्या रहे हुआ हैं। था? 11 साल के 2014 अंदर के बाद चलिए एक बार में पवन डोगरे जस्ट होल्ड ऑन जस्ट होल्ड ऑन वसीम खान ये जो बात कर रहे हैं, जस्ट होल्ड इनके टाइम पे आतंकी हमला नहीं हुआ। इनके टाइम में आतंकी हमला हुआ नहीं तो उरी क्या था, पहलगाम क्या था, पुलवामा क्या था? हाँ, आपके नाक के नीचे आके अतिरेक यहाँ पे हमारे जो लोगों की जान पुलवामा किया हमने, अरे उस पे भी आप सवाल उठा रहे हैं साहब। ये देश की बात है, आप पाकिस्तान को या हमारे विरोधियों को क्यों ऑक्सीजन देने अरे का काम गए कर रहे कहाँ हैं? पे हो? देश पाकिस्तान इकट्ठा से आए है। थे ना, गए कहाँ मोदी पे? जी ने बताइए ना आंख में जरा। आंख जवाब दे, आंख से आंख मिलाकर जवाब दिया है। यही अरे मेरे पहले भाई, टाइम था आपकी सत्ता बात में तो आप डॉक्टर ऐसी कर साहब, रहे हैं कि गोलियां जैसे गिनी आप जाती लड़ने थी के लिए गए थे। बिना कांग्रेस इजाजत बात बिना करेंगे। सेना का इजाजत अभिमान है ये। इजाजत ये मिले भारत बिना की अटल जी सेना जब है। चलाता था। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, अफजल गुरु आए थे ना संसद के अंदर। दो महान लेडीज है जो जिन्होंने हमला बोल दिया वहां पर, जो हमारे देश पे संसद के अंदर जब हमला हुआ
दोनों हमारे इन दोनों की वजह से हमला हुआ, अच्छे शब्द बोलिए, हमारे को श्रेय दिलाया, ये श्रेय हमारे भारत के जवानों का है। ठीक है, वसीम खान, मिलिंद चौहान, एवरीबडी प्लीज होल्ड ऑन, एवरीबडी एक मिनट, वसीम खान साहब जस्ट होल्ड ऑन, वसीम खान साहब होल्ड ऑन, डॉक्टर पवन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है, सब साथ में बोल रहे हैं। मिलिंद भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित तिवारी,
क्या ये राज ठाकरे का कमबैक प्लान है? अमित तिवारी। निश्चित तौर पे देखिए अमित जी, सबसे बड़ी चीज है कि चाहे हम उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की बात करें, उद्धव साहब की, और चाहे हम बात करें जी कितनी महंगी पड़ी, चाहे हम बात करें डॉक्टर पवन एक मिनट, डॉक्टर पवन प्लीज अमित को बात पूरी करने दीजिए। डॉक्टर पवन प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। अमित जी प्लीज गो हेड अमित जी। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में अमित ठाकरे साहब के साथ जब चुनाव के साथ में जब खड़े होने का मौका था, बहुत बड़ा दिल दिखा रहा था उद्धव साहब ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को, तब उन्होंने दिखाया नहीं। कहीं न कहीं अपना कैंडिडेट खड़ा करके उन्होंने साफ कर दिया कि अमित ठाकरे को हराना चाहते थे। जो आपने सवाल पूछा एक साथ आने का रीजन और ना रीजन, अगर साथ आना चाहते थे तो अमित ठाकरे को हराने में इतना बड़ा योगदान नहीं देते उद्धव साहब ठाकरे। पॉइंट वैलिड है। और सबसे बड़ी बात है जी, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर वो साथ लाना ही चाहते थे तो विधानसभा एक बहुत बड़ा मौका था। जिस तरह से राज साहब ठाकरे अपनी पार्टी में अपने लोगों को लॉन्च कर रहे थे और एक जमीन की तलाश में थे, वहां पे अगर उद्धव साहब बड़ा दिल दिखाते और उनको साथ लाते। आप अमित ठाकरे जी की बात कर रहे हैं, अगर सुनिए जरा, अपने कोटे आप सुनिए जरा, आप जरा एक मिनट सुनिए। अमित ठाकरे जी की आप बात कर रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अमित ठाकरे जी वहाँ पे 3 नंबर पे थे और वहाँ पे जो आमदार आए हुए हैं वो शिवसेना के हैं। और आप जब अमित ठाकरे की बात करते थे, आदित्य ठाकरे के बारे में भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आदित्य ठाकरे जब भी खड़े थे तभी मनसे की भूमिका क्या थी, वो चीज ज्यादा जाके देख लेंगे। मिलन जी, वो भी जाके पहली बार हमको लगता है डिबेट में बैठे, वो भी आप दूसरे के टाइम पे अपनी बात मत रखिए। आपका समय आएगा, आप अपनी बात को पूरी तरीके से रखिए। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी व्यक्तिगत राय है। आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। मिलिंद जी, आपका एक समय है, आप अपने समय पे बोलिए, आप अपने समय पे बोलिए। आप मेरा समय का ठीक है मिलिंद, मैं आ रहा हूँ। मिलिंद भाई मैं आ रहा हूँ प्लीज। मिलिंद भाई मैं आ रहा हूँ। अमित तिवारी को बात पूरी करने दीजिए। मिलिंद भाई यू विल गेट ऑल द टाइम टू रिप्लाई। मिलिंद भाई, you will get all the time to reply. Please allow me to speak. I'll come to you. मिलिंद भाई मैं आ रहा हूँ। आप जवाब दीजिएगा। मिलिंद भाई मैं आ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। मैं पूरा वक्त दूंगा। बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट अमित को भी बात रखने का हक है। मिलिंद मैं आ रहा हूँ प्लीज। मिलिंद मैं आ रहा हूँ। मिलिंद भाई मैं आ रहा हूँ। अमित प्लीज कंटिन्यू। मैं आ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। मैं आ रहा हूँ। मिलिंद चौहान मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं पूरा मौका दूंगा। अमित प्लीज बात पूरी करिए। अमित गो हेड। अमित बात पूरी करिए। मैं आ रहा हूँ। मिलिंद भाई मैं आ रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि अगर उद्धव साहब अगर उस समय बड़ा दिल दिखाते तो शायद इस समय जिस तरह महानगर पालिका की बात कर रहे हैं, इस चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा जो अगर हम देखें कि जो रेशियो होता है, अगर 20% 30% की हम बात कर रहे हैं, राज ठाकरे साहब के जो अपने मत हैं, जो अपने लोग हैं उनके वहां पे महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते उद्धव साहब को। अगर वो नहीं भी खड़े होते और एक तरफा अगर सिर्फ अपना सहमति दे देते कि उद्धव साहब की पार्टी को हमारा जो है सहमति है और आप इनको मत दे सकते हैं, जैसे उन्होंने लोकसभा के चुनाव में किया था, सीधे सीधे उन्होंने मोदी साहब को जो है अपना एक सहमति दी कि आप भाजपा के साथ, हम किसी के पक्ष में नहीं है, आप भाजपा को वोट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर अमित ठाकरे को चुनाव को अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से, विधानसभा का चुनाव की मैं बात करूं, जिस तरह राज साहब ठाकरे पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अगर पिछड़े हैं तो अमित ठाकरे भी हारे हैं और बाकी जो पार्टी है राज ठाकरे साहब नव निर्माण सेना कहीं ना कहीं एक क्रंच में रही है और उसमें उद्धव साहब ठाकरे को सपोर्ट करना चाहिए था। तो सबसे बड़ा रीजन है कि अगर वो साथ नहीं आते हैं तो वो उनके बेटे का है। और जब आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे उस समय पे आपने देखा होगा राज ठाकरे साहब ने कोई भी कैंडिडेट जो है उनके अगेंस्ट में नहीं खड़ा किया था और कैंपेन भी आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट में नहीं किया था। ये सबसे बड़ी चीज है। तो बड़ा दिल जिसने दिखाया वो राज ठाकरे थे। उद्धव साहब ठाकरे ने कभी भी राज ठाकरे के लिए बड़ा दिल नहीं दिखाया। तो पृष्ठभूमि यहां से उठती है, इसलिए एक साथ आना बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ा एक लकीर है जिसको उद्धव साहब कैसे फिल करेंगे वो उनकी अपनी पार्टी लाइन। जवाब ले लेता मिलिंद चौहान जवाब दीजिए। मिलिंद, हाँ मिलिंद भाई बोलिए।
देखिए, मैं अभी अमित जी जो बोल रहे हैं ना, तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि अमित जी कहना ये है कि उद्धव के लिए पता दिखाना चाहिए था। लेकिन मुझे एक बात ताज्जुब हो रही है कि राज साहब का जो ज्यादा करके लोकसभा के अंदर मोदी जी को दिया, 2019 का रहेगा या तो 2024 का रहेगा, विधान वो महायुति के साथ में थे, और उनके साथ महायुति ने जो किया वो पहली बात तो गलत था। अगर उनके पुत्र अमित जी अगर वहां पे खड़े हैं तो उन्हें वहां पे पीछे होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुए? और वहां पे जो कैंडिडेट है वो तो शिवसेना के है, और शिवसेना वो जो विभाग है वो वहां पे पूरा अपना शिवसेना भवन आता है वहां पे, तो वहां पे क्यों छोड़े वो? और रही बात ऐसी है कि आप बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो आपको एक बात समझा देता हूं मैं कि जिस टाइम पे 2019 के इलेक्शन पे तो राज साहब ने सिर्फ शिवसेना के अगेंस्ट में उम्मीदवार दिए थे, भाजपा के अगेंस्ट में उम्मीदवार नहीं दिए थे। पहली बात तो ये समझे कि नहीं? और फिर बड़ा दिल दिखाने की बात तभी आती है कि भी एक दूसरे को तुम लोग हेल्प करते हैं तभी। अगर राज साहब को ये पता चल गया है कि महायुति के जो घटक पक्ष है उन्होंने अपने लड़के को जीता के नहीं दिया है, उन्होंने जो वर्ड दिया था वो वर्ड उन्होंने रखा नहीं है, उसका पालन किया नहीं है, कुछ बड़ी बात है क्या? केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, बराबर, और एक अमित अगर ठाकरे खड़ा होता है तो शिवसेना का एक विधायक वहां पे पूरे जोर से खड़ा होके बोलता है कि मैं पीछे नहीं लूंगा। अगर एक ईडी का फोन करते थे तो सदा सरवनकर पीछे ले लेते थे, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं ना, क्योंकि अमित ठाकरे वहां पे आएंगे तो मनसे का फिर ग्रो हो जाएगा वहां पे। ठीक है, और भाजपा मिलिंद चौहान, वक्त ज्यादा नहीं है, वसीम खान क्लोजिंग कमेंट। ठीक है मिलिंद भाई, वक्त की थोड़ी सी कमी है, वसीम खान लास्ट 40 सेकंड्स टू यू, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, हम उस हर दल का स्वागत करेंगे जो महाराष्ट्र के हित में एक साथ आएंगे। महाराष्ट्र के हित की बात होना चाहिए, महाराष्ट्र के विकास की बात होना चाहिए, कोई भी दल आए लेकिन उसकी एक विचारधारा होना चाहिए कि हमारा महाराष्ट्र विकास के पथ पर इसी तरह दौड़ता रहे। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, हम सबको मिलकर ठीक है आर्थिक राजधानी फेयर इनफ। डॉक्टर पवन डोंगरे, चाहिए। ठीक है वसीम भाई, चाहे आप ओपोजिशन में रहकर या कोई सत्ता में रहकर। डॉक्टर पवन डोंगरे लास्ट 40 बात आए तो आपको यहाँ वहां की बात। डॉक्टर पवन डोंगरे लास्ट 40 सर, क्लोजिंग कमेंट सर। क्लोजिंग पॉइंट में मैं कहना चाहता हूं कि राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी अगर एक जगह पर आते हैं तो महाराष्ट्र की जनता के दिलों के ऊपर ये राज करेंगे और जरूर करेंगे, और कांग्रेस इनके साथ में है क्योंकि ये आज हमारे साथ ज्वाइन होंगे, तो दूसरे किसी लोगों के पेट में दुखने का कोई काम नहीं है। दो भाई है, एक जगह पे आना चाहिए, और ये महाराष्ट्र की जनता का ठीक है मन का प्रश्न है। आप जब दोनों भाइयों को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है वसीम भाई, मेरे पास वक्त नहीं है। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम खान बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए, डॉक्टर पवन डोंगरे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिलिंद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अमित भाई आप आखिरी वक्त में आए डिबेट में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपना पहलू भी रखा। लेकिन क्लोजिंग कमेंट मैं भी दूंगा, और वो कमेंट ये है कि राज ठाकरे कभी भी कांग्रेस को निगल नहीं सकते। वो एक ऐसी हड्डी है जो मनसे के गले में हमेशा अटकी रहेगी। भाई साथ आए तो सियासत नहीं हो पाएगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।